नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा मंडी सिस्टम में है कई कमियां, लेकिन सरकार इसको सुधारने के बजाय खत्म करने में जुटी है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में शिवसेना ने एम्स की रिपोर्ट के आधार पर कंगना और गुप्तेश्वर पांडे पर साधा निशाना। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नोएडा में प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़ने के मामले में जांच के आदेश, महिला अधिकारी को मिली इसकी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मंडी सिस्टम में भी हैं कमियां, लेकिन सरकार सुधारने की बजाय खत्म करने में जुटी राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त पंजाब में खेती बचाओ यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। सोमवार को संगरूर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 साल में मोदी सरकार सिर्फ किसान और गरीबों पर ही वार कर रही है। राहुल गांधी बोले कि केंद्र सरकार की हर नीति सिर्फ 2-4 दोस्तों के लिए बनाई जाती है। पहले नोटबंदी कर दी, फिर जीएसटी लागू कर दिया। नोटबंदी से पूरा देश सड़कों पर आ गया। राहुल ने कहा कि अभी किसान मंडी में जाकर बात कर सकता है, लेकिन इन नए कानूनों के बाद किसान के पास वो रास्ता ही नहीं बचेगा। राहुल ने कहा कि मंडी सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन इसे मजबूत करने की जरूरत है। किसानों के लिए काम करने की जरूरत है, लेकिन मोदी जी वो नहीं कर रहे हैं। वो इस पूरे सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। जैसे नोटबंदी से गरीबों को चोट पहुंची, वैसे ही इन कानूनों से किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार को लगा था कि कोरोना की वजह से किसान विरोध नहीं करेगा, लेकिन किसान इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ रहेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने आम लोगों के पैसों से अडानी अंबानी का कर्ज माफ कर दिया। मोदी सरकार के जीएसटी से सिर्फ अमीरों का फायदा हुआ, छोटा दुकानदार आज तक नहीं समझ पाया है। राहुल बोले कि पीएम मोदी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। अडानी अंबानी टीवी पर मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं और मोदी जी उनके लिए रास्ता साफ करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना संकट आया तो हमने कहा कि गरीबों को पैसा दीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना, लेकिन अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया। रोजगार सिर्फ अडानी अंबानी नहीं पैदा करते हैं, बल्कि छोटे दुकानदार पैदा करते हैं। राहुल बोले कि आने वाले वक्त में देश में युवाओं को रोजगार मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है। अब मोदी सरकार खाने के सिस्टम को खत्म कर रही है। राहुल ने कहा कि जब अभी कोरोना का संकट है तो फिर ये कृषि कानून लाने की जरूरत क्या थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एसएसआर केस में शिवसेना ने एम्स की रिपोर्ट के आधार पर कंगना, गुप्तेश्वर पांडे पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे थे, अब वो सभी बेमतलब निकल रहे हैं। इस बीच आई एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी ये साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी। इस मामले को लेकर बीजेपी और कंगना रनौत के निशाने पर रही शिवसेना अब हमलावर हो गई है। सुशांत की आत्महत्या के दोषियों को बचाने का आरोप झेल रही शिवसेना ने एम्स की रिपोर्ट को आधार बनाकर पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में न सिर्फ सुशांत के चरित्र पर सवाल उठाए हैं, बल्कि अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी जमकर बरसे हैं। शिवसेना ने सामना में लिखते हुए सुशांत के मामले को राजनीतिक रंग लेने और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जेडीयू में शामिल होने को लेकर कटाक्ष किया है। इस लेख में गुप्तेश्वर पांडे पर सुशांत मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया गया है। शिवसेना का कहना है कि बिहार चुनाव के लिए मामले का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। इसके लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर को वर्दी में नचाया और आखिरकार यह महाशय नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उनकी खाकी वर्दी का वस्त्र हरण हो गया। इसके साथ ही इस लेख में सुशांत रगी बताकर उनके कैरेक्टर पर निशाना साधा गया है। एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि सुशांत सिंह विफलता और निराशा से ग्रस्त था। जीवन में असफलता से वो खुद को संभाल नहीं पाया और आत्महत्या कर ली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा में प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़ने के मामले में जांच के आदेश, महिला अधिकारी को मिली जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, डीएनडी पर शनिवार को हुए हंगामे के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पुलिसकर्मी द्वारा बदसलूकी का एक फोटो वायरल होने के बाद नोएडा कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को डीएनडी होकर हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान राहुल व प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को रोकने के लिए डीएनडी पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काफिला डीएनडी पर पहुंचा तो वहां पर अफरा तफरी और हंगामा हो गया था। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी चलाई थी। इसी हंगामे के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा का कुर्ता पकड़ने का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। कमिश्नरेट पुलिस ने ट्विटर पर इस मामले पर खेद जताया है और इस मामले का संज्ञान लेते हुए सक्षम महिला पुलिस अधिकारी द्वारा जांच कराने के आदेश दिए हैं। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि आला अधिकारियों के निर्देश के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से बदसलूकी मामले की जांच वरिष्ठ महिला अधिकारी करेंगी। यह भी संभावना हो सकता है कि उन्हें भीड़ से हटाने के क्रम से ऐसा हुआ हो। जांच के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीके शिव कुमार पर एक्शन से भड़की कांग्रेस, कहा उपचुनाव से पहले येदियुरप्पा को बचाने में जुटी बीजेपी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सोमवार को सीबीआई की टीम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के घर पर छापेमारी की। सीबीआई के इस एक्शन से कांग्रेस आग बबूला है और केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी येदियुरप्पा की जोड़ी का अपनी कठपुतली सीबीआई के द्वारा डराने धमकाने का काम नहीं चलेगा। सीबीआई को इस वक्त येदियुरप्पा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए। मोदी सरकार के इन हथकंडों के आगे कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं झुकेंगे। ऐसे एक्शन से हम मजबूत ही होंगे। कि सीबीआई के द्वारा की गई छापेमारी फिर बड़े सवाल खड़े करती है। यहाँ की सरकार खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में फंस रही है और चुनाव बिल्कुल नजदीक है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ट्वीट कर लिखा कि जैसे ही कर्नाटक में उपचुनाव नजदीक आए, बीजेपी और गृह मंत्री अपनी पुरानी ट्रिक पर वापस आ गए हैं और सीबीआई को रेड डालने के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश के 15 ठिकानों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार सुबह छापेमारी की। सीबीआई की टीम टोडालहल्ली, कनकपुरा और सदाशिव नगर में छापेमारी कर रही है। सीबीआई की यह छापेमारी कथित भ्रष्टाचार केस में चल रही है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से इतर देश के अलग अलग हिस्सों में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसमें कर्नाटक की भी कुछ सीटें शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, विपक्ष में रहते वक्त भाजपा ने केंद्र के कानून को किया था खारिज, अब उसे ही हथियार बनाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्यों में इसके कानूनी तोड़ निकालने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले दिनों पार्टी द्वारा शासित राज्यों से कहा था कि वे अपने यहाँ केंद्र के कानून को खारिज करने के लिए नया कानून बनाएं। ऐसा करना संविधान के दायरे में है। अब पार्टी शासित राज्य इस उद्देश्य के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कानूनी टीम ने पिछले हफ्ते इस संबंध में एक कानून का मसौदा तैयार किया था। पार्टी के एक सूत्र ने कहा, कांग्रेस शासित राज्य केंद्र के कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे अपने अपने राज्यों में केंद्र के नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वे इन कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए अपनी राज्य विधानसभाओं में एक नया विधेयक लाएंगे। हाल ही में केंद्र द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों का कांग्रेस सख्त विरोध कर रही है और वह इन कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में पार्टी शासित राज्यों को अपनी अपनी विधानसभाओं में संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत कानून पारित करने की सलाह दी थी। कांग्रेस का दावा है कि अनुच्छेद 254(2) किसी राज्य विधानसभा को संसद के कानून के प्रतिकूल कानून बनाने की अनुमति देता है। इस प्रावधान का इस्तेमाल भाजपा ने संप्रग सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ किया था। सूत्रों ने बताया कि एक ओर जहां कांग्रेस शासित राज्य इस संबंध में कानून पारित करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ गैर राजक शासित राज्यों के भी ऐसा करने की संभावना है, क्योंकि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में फूट, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी एलजेपी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और लेकिन एनडीए में घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा अब तक फाइनल नहीं हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी सीट बंटवारे को लेकर लगातार दबाव बना रही है, लेकिन उसे कामयाबी मिलती नहीं दिखी तो उसने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया। अब पार्टी ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। चुनाव से पहले एनडीए में फूट पड़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को फैसला लिया है कि पार्टी एनडीए गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार की अगुवाई में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास पासवान से भी बड़े मौसम वैज्ञानिक निकले चिराग, नीतीश की हार देख पहले ही छोड़ दिया साथ कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लोजपा के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का साथ छोड़ने पर कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि चिराग को पता है कि नीतीश कुमार की हार सुनिश्चित है। रामविलास पासवान से बड़े मौसम वैज्ञानिक चिराग पासवान निकल गए। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भली भांति जानते हैं कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की हार सुनिश्चित है, इसीलिए समय पर उन्होंने राजग छोड़ने का सही निर्णय लिया है। चिराग पासवान के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि वे अपने पिता रामविलास पासवान से भी बड़े मौसम वैज्ञानिक निकले। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अच्छी तरह से जान रहे हैं कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बजाय चिराग पासवान उनके चेहरे के खिलाफ जेडीयू उम्मीदवारों के विरुद्ध प्रत्याशी देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़
ने कहा कि जब राज्य के एक घटक दल लोजपा को ही नीतीश कुमार का चेहरा, उनकी 7 निश्चय योजना तथा उनके अब तक किए गए तथाकथित विकास के कार्य पसंद नहीं है, तो फिर भला बिहार के आम जनता को क्यों होगा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस चुनाव में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की भांति बिहार की आम जनता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के असली चेहरे को देख चुकी है। आज जिस प्रकार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का परित्याग किया है, इस चुनाव में उसी प्रकार बिहार की जनता भी नीतीश कुमार तथा उनकी पार्टी जेडीयू का पूरी तरह से परित्याग कर देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास की हालत नाजुक, चिराग ने किया भावुक ट्वीट, पीएम मोदी व अमित शाह ने जाना हाल। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की हालत नाजुक है। अचानक तबियत बिगड़ जाने के कारण देर रात दिल्ली के एक अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। पिता की तबियत खराब हो जाने के कारण एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक को स्थगित कर अस्पताल जाना पड़ा। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक अब आज होने जा रही है। इस बीच चिराग पासवान ने मुश्किल घड़ी में सहयोग के लिए साथ खड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भावुक ट्वीट किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी रैलियों के लिए 47 खुले मैदान और 19 हॉल को किया चिन्हित। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 47 खुले मैदान और 19 हॉल्स को जनसभाओं के लिए चिन्हित कर लिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जाने वाली जनसभाएं करने के लिए इन जगहों की पहचान कर ली है। राज्य के उच्च अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि जनसभाओं के लिए जारी दिशा निर्देशों में यह साफ कहा गया है कि किसी भी सभा में जगह के आकार के बावजूद 100 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिला प्रशासन ने अभी तक 47 खुले मैदान और 19 हॉल्स की पहचान कर ली है। कुमार रवि ने बताया कि इन जगहों पर राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव के लिए अपनी जनसभाएं आयोजित कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टियां अगर और मैदानों या हॉल्स के लिए सुझाव देंगी तो उसके लिए जिला प्रशासन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कुमार रवि ने बताया कि केंद्र सरकार की हालिया गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर से किसी भी हॉल में 200 लोगों को आमंत्रित करने की अनुमति मिल जाएगी और खुले मैदान में लोगों की संख्या की कोई तय सीमा नहीं होगी। बता दें कि बिहार चुनाव में 3 चरणों में 243 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए, दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, जिस दिन सत्ता में आए कूड़ेदान में फेंक देंगे तीनों कृषि कानून। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर हमला बोला है। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार को ये बिल पास कराना ही था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा कि वे किसानों को गारंटी देना चाहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन इन तीनों काले कानून को खत्म कर देगी और इन कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देगी। किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस देश भर के किसानों के साथ खड़ी है और कांग्रेस 1 इंच भी अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है और चाहती है कि खेती का पूरा बाजार अंबानी और अडानी के हवाले कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। राहुल ने कहा कि यदि किसान इन नए कानूनों से खुश है तो देश भर में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, पंजाब में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि कोरोना काल में इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जल्दबाजी थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे ये मानते हैं कि किसानों की उपज खरीदने के लिए बने मौजूदा सिस्टम में खामी है, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, इसे नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सिस्टम नष्ट हो गया तो किसानों के पास कुछ नहीं बचेगा और किसानों को सीधा अंबानी और अडानी से बात करनी पड़ेगी और इस बातचीत में किसान मारा जाएगा। ये मोदी नहीं, अंबानी अडानी की सरकार है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन ये गलत है, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं, जीवन देते हैं, इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल ने कहा कि मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये मोदी जी को समर्थन देते हैं। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्रैक्टर यात्रा भी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड की सीबीआई जांच के बाद अब कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए ताकि जांच पर कोई सवाल न उठा सके। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस ने दिखाई ताकत तो सीबीआई जांच पर मजबूर हुई यूपी सरकार, पर हमारी मांग है कि सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की देखरेख में ही कराया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
वाड्रा ने शनिवार को हाथरस जाने के दौरान यहां डीएनडी फ्लाईओवर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हंगामा करने को लेकर करीब 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर धारा 144 का उल्लंघन करने और महामारी अधिनियम के तहत यह मामला शनिवार देर रात थाना सेक्टर 20 में दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस केस, राहुल प्रियंका से दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस सोमवार को करेगी मौन सत्याग्रह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सुबह 2 घंटे का मौन सत्याग्रह करेगी और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही मनमानी और असंवैधानिक कृत्यों के जवाब में 5 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक मौन सत्याग्रह करेगी और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करेगी। डोटासरा ने इस संबंध में सभी जिलाध्यक्षों एवं जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर सोमवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण मौन सत्याग्रह करने का निर्देश दिया। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के मकसद से जन आंदोलन की शुरुआत करने के लिए बीकानेर पहुंचे डोटासरा ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि विधेयकों में जो प्रावधान किए हैं वे किसानों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाएगा तो किसान को उसका मेहनत का मूल्य कैसे मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह अडानी और अंबानी सहित बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र है, जिसके खिलाफ किसान खड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब से शुरू हुई खेती बचाओ यात्रा, ट्रैक्टर पर सवार हुए राहुल गांधी, सीएम अमरिंदर। जी हां दोस्तों, नए किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस ने आज पंजाब से खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत कई नेता ट्रैक्टर पर सवार हुए और ट्रैक्टर रैली का हिस्सा बने। ट्रैक्टरों के इस लंबे काफिले में कांग्रेस के कई सांसद, वरिष्ठ नेता, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ट्रैक्टर चलाते नजर आए। राहुल गांधी ने सबसे पहले मोगा में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों का विरोध करती रहेगी और किसानों का साथ देती रहेगी जब तक सरकार उनकी एमएसपी की मांग नहीं मान लेती। बता दें कि राहुल गांधी कल हाथरस में थे और आज पंजाब और हरियाणा के 3 दिवसीय दौरे पर है। पंजाब के मोगा इस ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली तक जाएगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज लुधियाना में को संबोधित करते हुए काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब वह राहुल गांधी को सबसे पहले मिले थे तो वह एक छोटे बच्चे थे, पर अपनी खिलौना जो भी गाड़ी थी उसको ठीक कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, राहुल गांधी की शख्सियत एक बहुत सुलझी हुई शख्सियत है। यही शख्सियत इस देश को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अकाल पुरख के चरणों में अरदास यात्री प्रार्थना यानी प्रार्थना है कि वाहेगुरु इस शख्सियत को हमारे हिंदुस्तान में फतेह बख्श, ताकि हम इस देश को ऐसी हुकूमत बनाए जहां पर हर एक हिंदुस्तानी एक बराबर समझा जाए। खेती बचाओ यात्रा के दौरान किसान जगह जगह पर राहुल गांधी को मिट्टी मक्का दान दे रहे हैं। हर नुक्कड़ और चौराहे पर किसान राहुल गांधी का स्वागत करते नजर आए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली बीजेपी में बगावत की सुगबुगाहट, बिहार में एनडीए में खटपट। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट की नई टीम में कुछ नेताओं का चयन न होने से पार्टी में अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना और दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ चुके तजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे नामों ने नई टीम के गठन के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की है। बग्गा ने तो सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। दूसरी तरफ बिहार में भी एनडीए के बीच खटपट की खबरें हैं। दरअसल लोजपा और जेडीयू के बीच तकरार की वजह से राज्य में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे भाजपा को भी नुकसान का खतरा सता रहा है। दिल्ली में क्यों नाराज है संगठन के नेता? दिल्ली भाजपा ने गुरुवार को ही अपने पदाधिकारियों की नई लिस्ट निकाली। इसमें कुलजीत चहल, दिनेश प्रताप सिंह और हर्ष मल्होत्रा को महासचिव नियुक्त किया गया, जबकि 8 उपाध्यक्ष, 8 सचिव और 10 प्रवक्ताओं के नामों की भी घोषणा की गई। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना ने इस नई लिस्ट के आने के बाद प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली। वे इस पद पर पिछले 10 साल से हैं और फिर से पदाधिकारी बनने की इच्छा जता चुके थे। उन्होंने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी से टिकट भी मांगा था, लेकिन उन्हें लड़ाने से इनकार कर दिया गया। खुराना ने इसके बाद सुबह ही अपने ट्विटर बायो से भाजपा स्पोक्स पर्सन हटा लिया था और इसे बदलकर कार्यकर्ता कर लिया था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं के दखल के बाद शाम तक उन्होंने एक बार फिर अपने बायो में प्रवक्ता जोड़ लिया। दूसरी तरफ तेजिंदर बग्गा ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल को ही डीएक्टिवेट कर लिया। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बग्गा अपने लिए युवा इकाई में अध्यक्ष या पदाधिकारी का पद चाहते थे। उनके प्रोफाइल डीएक्टिवेट करने की एक वजह यह थी कि उनके कई विरोधी उन्हें सोशल मीडिया स्टार कहकर ही संबोधित करते हैं, जबकि बग्गा एक प्रवक्ता रहने के बजाय अपनी जगह पार्टी की अग्रिम पंक्ति में बनाना चाहते हैं।
इन दोनों के अलावा दिल्ली भाजपा की इकलौती मुस्लिम पदाधिकारी रही शाजिया इल्मी भी टीम से हटाए जाने पर नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे निराश नहीं हैं और पार्टी को आगे बढ़ाना जारी रखेंगी। दिल्ली भाजपा ने इस बार यासिर गिलानी को प्रवक्ता के तौर पर मौका दिया है। हालांकि पदाधिकारियों में इस बार कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। इस बीच हारून को पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।